हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। तो मैं हूं घनश्याम शर्मा और हम सभी चूंकि साइंस एंड टेक कवर कर रहे हैं आरएस परीक्षा के लिए। तो आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 के बारे में। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण साइंस से रिलेटेड जितने भी जो घटनाक्रम हुए हैं उन सभी पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आरएस की आगामी परीक्षा, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि मैं आपको ये बता पाऊंगा कि आप कहाँ से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्योंकि लगातार जो है डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है, और देश में जो जनसंख्या वृद्धि है उसके साथ साथ आने वाले समय में संसाधनों पर भी जो है दबाव देखने को मिलेगा। और इसीलिए सरकार ने कुछ अनुसंधान करने का प्रयास किया और इसी क्रम में जो हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, कहाँ पर स्थित है ये? करनाल, हरियाणा में। इस संस्थान जो है इसके द्वारा देसी गिर नस्ल, गिर जो कि काठियावाड़ गुजरात क्षेत्र की प्रमुख नस्ल है, ठीक है, उस नस्ल की पहली क्लोन मादा बछड़ा जो है उसको तैयार करने का काम इन्होंने किया है। तो दोस्तों, क्लोनिंग के माध्यम से पहली बार किसी मादा गिर गाय को जो है तैयार किया गया है। और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि गिर नस्ल के सीधे सीधे हम मादा गायों को यहाँ पर जो है जन्म दे सकते हैं। और ये आने वाले समय में हमको बेहतर नस्ल की जो गायें हैं उनका एक समूह बनाने में, उनकी अच्छी जो उपज है वो पैदा करने में मदद करेगा, ताकि दूध की जो सप्लाई है वो यहाँ पर बनी रह सके, क्योंकि 15 लीटर के करीब जो है प्रतिदिन ये दूध देती है। दरअसल 2021 में जो हमारा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा 3 प्रमुख जो किस्में हैं, इनमें है एक तो गिर, दूसरी है रेड सिंधी या लाल सिंधी, और तीसरी है साहिवाल नस्ल। ठीक है, इन तीनों ही नस्लों की क्लोनिंग पर काम किया था। तो क्लोनिंग में क्या होगा? क्लोनिंग में जो है हम मनवांछित रूप से जितनी ज़्यादा चाहे अच्छी नस्ल की गायों के क्लोन्स तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ। तो उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड जो है उसके साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। थोड़ा सा प्रोसेस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बायोटेक की बात है तो कैसे इन्होंने किया। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया, एक साहिवाल नस्ल की जो गाय है उससे ओपीयू, ठीक है, ओपीयू मतलब क्या होता है? ओसाइट्स पिकअप। ओसाइट बोलते हैं अंडाणु को। जो अंडाणु होता है, आप जानते हैं कि मादा से अंडाणु और जो नर होता है उसे शुक्राणु, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस होता है उसके बाद में जो है नई संतति का जन्म होता है। तो इन्होंने क्या किया, इस साहिवाल जो काऊ है उससे ओपीयू तकनीक बोलते हैं इसको, ठीक है, ओपीयू जो तकनीक है उसके माध्यम से क्या किया, अल्ट्रासाउंड गाइडेड ओसाइट जो है उसको निकाला साहिवाल से। तो इसमें क्या होता है, एक नीडल लगा करके, इंजेक्शन लगा करके और एक्सट्रैक्ट किया जाता है अंडे को, गर्भ जो अंडाशय होता है मादा गाय का उसमें से। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, गिर गाय जो है, चूंकि हमको गुण जो है वो गिर गाय के चाहिए, तो हमने गिर का जो सोमेटिक सेल होता है या कायिक कोशिका जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हमने लिया। 2 तरह की कोशिकाएं होती है, एक सोमेटिक होती है और एक जर्म सेल्स होती है। जर्म सेल्स जो हैं वो हमारे क्रॉस के काम आती है, शुक्राणु और अंडाणु जर्म सेल्स होते हैं, जबकि कायिक कोशिकाएं जो हमारे शरीर की शेष अन्य कोशिकाएं होती है जिसमें 2 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनको कहा जाता है। तो वहां से इन्होंने इसमें से गुणसूत्र निकाला। ठीक है, गुणसूत्र को निकालने के बाद में इसे जो है जोड़ा गया इस अंडाणु के साथ में, मतलब कि अंडाणु के अंदर जो है जेनेटिक जो है कोड इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर इसको आईवीएफ तकनीक से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब परख नली के अंदर बाहर जो आपका प्रयोगशाला है वहां पर इसको विकसित किया गया। और विकसित करने के बाद में इसको जो है क्रॉस ब्रीड काउज, जिनसे इनको संतति के लिए एक तरह से वो मादा जो जनन के लिए जिसको तैयार करना था, तो या जिसके गर्भाशय में इस बच्चे को जो है बड़ा करना था, उसके गर्भाशय में इसको स्थानांतरित कर दिया। और एक समय होने के बाद में 16 मार्च को पहला क्लोन हमारा तैयार हो गया। तो ये प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको ये जो शब्द दिख रहे हैं ओपीयू या अल्ट्रासाउंड गाइडेड ओसाइट्स, ये भी थोड़े महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। और ये स्वदेशी तकनीक थी जिससे ये काम किया गया। तो संस्थान का नाम याद रखो, नस्ल का नाम याद रखो, और इसका नाम क्या है बछड़े का? इसका नाम है गंगा। तो गंगा नाम इसको दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप बैंकिंग के बारे में। दोस्तों, बैंकिंग के बहुत अलग अलग प्रकार जो है वर्तमान में हमारे सामने हैं, और इनमें से एक तरीका है जिसको बोलते हैं व्हाट्सएप बैंकिंग।
तो व्हाट्सएप बैंकिंग एक प्रकार है जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपने बैंक से रिलेटेड जानकारी को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप अकाउंट पर। तो एक विशेष नंबर जैसे कि अलग अलग बैंकों ने तैयार किए, उसी तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB जो कि एक प्रकार का भुगतान बैंक है, 2016 में जो है जब भुगतान बैंकों की बात की गई तो सबसे पहले बैंकों में से एक था, जिसे 2018 में यहाँ पर लाइसेंस मिला था और 6 करोड़ से भी ज्यादा ग्राहक इसके हैं। तो व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं इसने शुरू की है। दरअसल IPPB ने भारतीय एयरटेल या एयरटेल कंपनी जो है उसके साथ मिलकर के ये सर्विस जो है शुरू की है। उद्देश्य क्या है, सीधी सीधी बात है, चूंकि व्हाट्सएप आराम से लोग चलाना जानते हैं तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, अपने रजिस्टर्ड नंबर से एक जो है व्हाट्सएप पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होता है, जैसे कि SBI का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग बैंकों का अलग अलग नंबर है। जैसे ही आप ऐसा करेंगे उसमें आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, आप जब उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको उससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। हालांकि आप इससे पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, केवल आप अपना बैलेंस या स्टेटमेंट और इस तरह की चीजों को यहाँ पर जांच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम। दोस्तों यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, उसके द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT बॉम्बे जो है उसके साथ मिलकर के, चूंकि अभी आप देखते हैं कि जब भी आपको आधार अपडेट करना होता है तो आपको किसी न किसी नजदीकी आधार सेंटर पे जाना पड़ता है, जहां पर वो आपके बायोमेट्रिक्स लेता है, अंगुलियों के निशान या आंखों का जो है स्कैन करता है, रेटिना। तो ये सुविधा अभी तक आपको घर पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब एक टचलेस, मतलब जिसमें आपको टच नहीं करना पड़ेगा, इस तरह का एक बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम ये विकसित कर रहे हैं, जिसके बाद में लोगों को घर बैठे अपना फेस ऑथेंटिकेशन करने का और दूसरा फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में IIT बॉम्बे की तकनीक के सहयोग से UIDAI के द्वारा ये काम किया जाएगा। दरअसल जो IIT बॉम्बे है उसके अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक सेंटर काम करता है, और इस सेंटर का नाम क्या है? इस सेंटर का नाम है राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्नोलॉजी इन इंटरनल सिक्योरिटी, ये इसका नाम है, ठीक है। इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी बेस्ड जो है कुछ सॉल्यूशंस दे रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि UIDAI में सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पूरे देश भर के लोगों के बायोमेट्रिक्स हैं, तो ऐसे में इसको सुरक्षा प्रदान करना काफी जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, स्वदेशी रूप से एक ऐसी प्रौद्योगिकी तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे इस डेटा को सुरक्षित रखते हुए लोगों को सुविधाएं दी जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 3D प्रिंटिंग की। दोस्तों बेंगलुरु में हाल ही में जो है 3D प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करते हुए देश का पहला डाकघर केवल 1 महीने में तैयार किया गया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मशीन जो है वो लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक मशीन है, ठीक है, ये एक तरह का प्रिंटर है। तो ये जिस ढांचे को बना रहा है उस ढांचे के ऊपर की तरफ इसको एस्टैब्लिश किया जाता है और फिर ये निरंतर ऊपर की ओर बढ़ते हुए प्रिंट करता है जो भी इसके अंदर डिजाइन डाली होती है, ठीक है। तो जब भी आपको एक जैसी सामग्री से कोई चीज बनानी हो, तो अब मकान चूंकि एक जैसी सामग्री रोड कंक्रीट से बनता है, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस तरह का एक जो है डाकघर तैयार करने की पहल यहाँ पर की है। दरअसल हमारा जो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसने IIT मद्रास के साथ में मिलकर के लार्सन एंड टब्रो लिमिटेड कंपनी के साथ में जो है 3 मंजिल के इस 3D कंक्रीट जो है भवन को तैयार करने का प्रयास किया है। तो ये क्या करता है, 2D प्रिंटिंग में आप देखते हो पेज पर, प्लेन पेज पर 2 डायमेंशन में हम प्रिंट करते हैं, लेकिन 3D में हम ऐसी संरचनाओं को प्रिंट करते हैं जो 3 डायमेंशनल है, ठीक है, जो ज्यामिति में त्रिकोणीय है, ऐसी चीजों को हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो 3D प्रिंटिंग क्या होती है, 3D प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, एक कंक्रीट मिश्रण को इस प्रिंटिंग सिस्टम में डालते हैं और ये प्रिंटिंग सिस्टम डिजाइन के आधार पर क्या करता है, एक रोबोटिक भुजा का प्रयोग करते हुए मिश्रण को अपने स्थान पर जो है जमाया जाता है और इस तरह से जो बिल्डिंग तैयार होती है वो विशिष्ट होती है। और इसके साथ साथ चूंकि सामान्य स्तर पर अगर आप मकान बनाएंगे तो जो डिजाइन हमको बनानी होती है, मान लो आप घुमावदार डिजाइन में बनाना चाहते हो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 3D प्रिंटर से आप आसानी से ऐसा कर सकते हो क्योंकि जो भी डिजाइन आप अंदर डालोगे वो उसी जगह पर उस चीज को प्रिंट वहां पर करने वाला है। जैसे पेज पर हमारे जो अक्षर छपे होते हैं वो उसी जगह प्रिंट होते हैं जहां पर हमने प्रिंट पेज में बनाया है, सेम टू सेम चीज इसमें भी होती है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो ये भी बायोटेक से रिलेटेड है दोस्तों। मलेरिया के टीके को हाल ही में मंजूरी दी गई घाना के द्वारा। घाना एक देश है, ये आप देख सकते हैं पश्चिमी अफ्रीकी देश है और इसको भूमध्य रेखीय देश भी हम कह सकते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश में ये स्थित है घाना। और मलेरिया, चूंकि ये ऐसा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो मच्छरों की तादाद ज्यादा होने की वजह से मलेरिया से ये देश काफी ग्रसित भी है। इसीलिए इसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पुणे वाला, आप सभी जानते हैं, कोवैक्सीन का उत्पादन भी इसने काफी मात्रा में किया था देश में, इसके साथ मिलकर के और तैयार किए गए एक टीके को जो है मंजूरी इन्होंने दे दी है। इस टीके का नाम क्या है? इस टीके का नाम है R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम क्या है उस पर मैं आगे बात करूंगा। पहले हम देख लेते हैं कि इस टीके को क्यों इन्होंने अनुमोदित किया। तो दोस्तों दरअसल 2021 में पूर्वी अफ्रीका के बच्चों पर एक अध्ययन किया गया था और उसमें 77% ये प्रभावी पाई गई है। तो अगर टीका दे दिया जाए तो मच्छरों से बचाव यहाँ पर किया जा सकता है। तो 5 से लेकर 36 महीने की उम्र के जो बच्चे हैं उनको ये टीका दिया जा सकता है ताकि बचपन में ही उनको सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो R21 और मैट्रिक्स एम, ये दोनों टर्म्स क्या है उसको समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल को पहले कंबाइन किया जाता है, ठीक है, एक नया डीएनए तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इसको इलेक्ट्रोपोरेशन के माध्यम से, इलेक्ट्रोपोरेशन जो है उसके माध्यम से इसको एक यीस्ट के जो सेल है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद में इसको स्टेबल करते हुए रिकॉम्बिनेशन जीन जो है वो जो इसका जो भी हमने पुनर्योग जीन जो बनाया है इसका, उसको यीस्ट के न्यूक्लिया में डाल दिया जाता है, जो उसका डीएनए है उसमें इस जीन को डाल दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर इसको बढ़ाया जाता है, वृद्धि की जाती है और ये अंत में तैयार होता है वायरस जैसे एक पार्टिकल के रूप में। तो ये दिखता तो वायरस जैसा है, तो मलेरिया का जो वायरस है, ठीक है, उसी का जैसा ये दिखता है, प्लाज्मोडियम जो है उसी का जैसा ये दिखता है। और ये जो वायरस है इसको फिर हम जोड़ते हैं, संयुग्मित करते हैं एक प्रकार के मैट्रिक्स के साथ में, जिसे तैयार किया नोवावैक्स ने, ठीक है। ये नोवावैक्स वही कंपनी है जिसने नोवावैक्स नामक एक हमारे यहाँ पर मलेरिया की कोविड-19 की वैक्सीन भी डेवलप की थी दिसंबर 2022 में। तो ये नोवावैक्स की तकनीक है और हमारी वो वैक्सीन भी इसी मैट्रिक्स एम पर आधारित थी। तो मैट्रिक्स एम के साथ में इस वायरस लाइक पार्टिकल को जोड़ दिया जाता है और फाइनली ये एक जो है वैक्सीन के रूप में तैयार हो जाता है, जिसे मतलब जिसको जो शॉर्ट कर लिया जाता है एक आकार वालों में और फिर बाद में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पशु चिकित्सा ट्रैंक्विलाइजर जाइलाजीन, ये क्या है और क्यों चर्चा में, वो देख लेते हैं। तो जाइलाजीन एक प्रकार का ट्रैंक्विलाइजर, मतलब एक तरह से आप देखते होंगे पशुओं को निश्चेत करने के लिए, निश्चेतक जिसको हम बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कई बार हमारे अंगों को भी सुन्न किया जाता है, इसी तरह पशुओं को भी, जैसे कि आपको शेर को या चीता को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, एक जगह से हम दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, उस दौरान हम उनको ट्रैंक्विलाइज करते हैं। तो ऐसा ही पशु चिकित्सा ट्रैंक्विलाइजर है जाइलाजीन। जैसे कोई कुत्ता मान लो बीमार हो गया और वो पकड़ में नहीं आ रहा तो उसको ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ लिया जाता है। तो ये जो जाइलाजीन है, इसको हाल ही में अमेरिका के लोगों ने एक ओपियाइड होता है एक नशा करने का जो तत्व है, ठीक है, अफीम जैसा, फेंटेनिल, उसके साथ मिलाया गया है, ठीक है, और वो मिला करके उसको वो ले रहे हैं नशे के रूप में। तो जाइलाजीन को ट्रांक भी हम कहते हैं और ये औषधि प्रशासन ने पशु चिकित्सा उपयोग के लिए इसको अनुमोदित कर रखा है, लेकिन लोग इसे फेंटेनिल के साथ मिला करके काम में ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में अगस्त 2021 से 2022 तक जो है एक लाख से भी ज्यादा अमेरिकियों की मौत नशीली दवाओं की वजह से हुई और इनमें से 66% में फेंटेनाइल के साथ में जो है आपका ये जाइलाजीन पाया गया है। तो इसको लेकर के चेतावनी हाल ही में जारी की गई है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक और चैटबॉट जिसका नाम है ट्रुथ जीपीटी, ठीक है, वो भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? एलन मस्क के द्वारा। तो एलन मस्क जो कि टेस्ला के मालिक हैं, ठीक है, उनके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी और गूगल का बार्ड, इन दोनों को जो है चुनौती दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी ओपन एआई के द्वारा समर्थित है, ठीक है, और सैम अल्ट्समैन इसके जो सीईओ भी है, जिन्होंने हाल ही में कहा भी था कि एआई से जो है वो खतरनाक हो सकती है। और गूगल की जो एआई है उसका नाम है बार्ड।
इन दोनों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बात की थी, हमारे साइंस एंड टेक के, वहां देख सकते हो आप। तो इन दोनों को टक्कर देने के लिए एक और चैटबॉट जो है वो शुरू किया गया, जिसका नाम है ट्रुथ जीपीटी। जीपीटी की फुल फॉर्म है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। मुझे लग रहा है कि 100% ये पूछा जा सकता है, जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी एक तरह का वृहद भाषा मॉडल है, ठीक है। तो बड़ी जो लैंग्वेजेस हैं उनको ये कवर करते हुए और जवाब देने का प्रयास करता है। और ये कहा जा रहा है मस्क के द्वारा कि ये एक इस प्रकार का चैट जीपीटी या फिर इस प्रकार का चैटबॉट होगा जो लोगों को बिना किसी तरह की भ्रामक बल्कि बिल्कुल विशुद्ध सूचनाएं देगा, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होगी। मतलब ये पहले से निर्धारित नहीं होगी, ये बिल्कुल सोच करके और जो जिनाइन जो हो सकता है उसी तरह के जवाब देने की कोशिश करेगा। और आने वाले समय में इससे कई जो दुनिया की अनसुलझी गुत्थियां हैं इनको सुलझाने में भी मदद मिलेगी, ऐसा दावा एलन मस्क के द्वारा किया गया है। हाल ही में एलन मस्क के द्वारा थ्रेड नामक जो है एक पोर्टल भी जो है ब्लॉगिंग वेबसाइट भी जो है शुरू की गई है, तो ट्विटर की तुलना में, और इसने काफी धूम मचा रखी है। भी 10 करोड़ से भी ज्यादा इसके सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में। तो दोस्तों, क्वांटम तकनीकी को देश में जो है धरातल पर लाने और इसके लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कि कौन कौन से उद्देश्य हैं? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान का बीजारोपण करना, उसे विकसित करना और जीवंत और रचनात्मक इकोसिस्टम, एक ऐसा तंत्र तैयार करना जहां पर क्वांटम मिशन के लिए लोगों को सहज सुविधाएं मिल सके और इनके विकास और अनुसंधान की काम की जा सके। तो 19 अप्रैल 2023 को, अप्रैल माह में इसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी और 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए इसे शुरू किया गया। दरअसल इसको हम क्वांटम 2.0 भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले भी क्वांटम हमारे यहाँ पर लॉन्च किया गया था इस तरह का मिशन, और अब ये 2.0 अवधि है 2023-24 से 30-31। ये जो आपका पीरियड है ये याद रखना बहुत जरूरी है। यह मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी पर आधारित आर्थिक विकास को गति देगा और देश में एक इकोसिस्टम जो है विकसित करने वाला है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिक क्यूबिट की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर हम विकसित करेंगे, ठीक है। तो ये इसकी जो है कैपेसिटी होगी, ठीक है, 50 to 1000 भौतिक क्यूबिट, फिजिकल क्यूबिट्स की क्षमता इसकी होगी क्वांटम कंप्यूटर की। पहला हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। पहला क्या हो गया? क्वांटम कंप्यूटिंग। दूसरा क्या है? दूसरा है क्वांटम कम्युनिकेशन। तो भारत के ही भीतर हम 2000 किलोमीटर की सीमा में ग्राउंड स्टेशनों के बीच में उपग्रह आधारित सुरक्षित क्वांटम संचार कर पाए। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, आप वहां देख सकते हैं एक बार, ठीक है, किस तरह से क्वांटम संचार किया जाता है, क्वांटम होते क्या हैं, क्यूबिट्स क्या होते हैं, सब पर मैंने बात की थी। तो दूसरा लक्ष्य क्या होगा? क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए अवसंरचना विकसित करना। तीसरा, हमारी जो परमाणु घड़ियां होती है, परमाणु घड़ियां बहुत ही संवेदनशील होती है और बहुत ही प्रेसाइसली टाइम बताती है, ठीक है। और बहुत से हमारे उपग्रहों में हमारा जो जीपीएस नेविगेशन होता है, इन सभी में ये काम करती हैं। तो इनको भी मैग्नेटोमीटर जो है, जिनमें ऐसी विकसित घड़ियां हो, उनको विकसित करने की बात की जा रही है, ठीक है। और जो चौथा इसका प्रकार है जिसको हम बोलते हैं क्वांटम सामग्री एवं उपकरण। तो 4 इसके फील्ड हैं: क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री और उपकरण, ठीक है। तो ऐसे उपकरण बनाना जो क्वांटम बेस्ड हो। अभी तक सारे के सारे उपकरण हमारे 0-1 पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। एनालॉग सिस्टम 0-1 जो है, जो परंपरागत कंप्यूटर होते हैं उस पर है, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर्स 0-1 के सुपर इंपोजिशन जो स्थिति होती है उसमें होंगे, जिनको हम क्यूबिट्स बोलते हैं। तो उन पर आधारित बहुत से उपकरण बनाना, इन चारों के लिए हम टी हब बनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब इन चारों को अलग अलग स्तर पर विकसित करना और फिर सबको मिक्स करके और इनके जो भी अनुप्रयोग हो सकते हैं उन पर हम काम करने की कोशिश करेंगे हमारे इस पूरे के पूरे मिशन में। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे जो है साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स। ये पूरे नहीं हुए, अभी हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी का भी बचा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ बचा हुआ है हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजी। खैर, अगर समय मिलेगा तो मैं इन पर भी बनाऊंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता क्योंकि समय काफी कम है। आरएस के लिए हमने प्री टेस्ट सीरीज भी हमारी लॉन्च की है। ऑनलाइन ये प्री टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है आपकी, कब से? 16 जुलाई से। तो प्रहार नाम से है और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। टाइम की कमी की वजह से मैं केवल ऑनलाइन ही इसको लॉन्च कर पा रहा हूँ। 20% का डिस्काउंट भी मैं अभी दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। और 12 टेस्ट हम इसमें टोटल करने वाले हैं। ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन करेंगे तो आप इसके लिंक पे जा सकते हैं। 9 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 3 फुल टेस्ट होंगे।
मेंटरशिप भी होगी, सभी जो पेपर होंगे उनके सॉल्यूशन आपको हर टेस्ट के बाद उसी पोर्टल पर मिल जाएंगे। और ये ध्यान दीजिए कि जो करंट अफेयर मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं वो सारे के सारे फ्री हैं इसके साथ, मतलब 399 का जो हमारा कोर्स है वो भी आपको इसके साथ फ्री मिल रहा है। तो 999 इसकी रेट है, 20% डिस्काउंट में आपको 800 में मिल रहा है, और उसमें भी 400 की करंट फ्री। तो केवल मात्र 400 में आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली, बहुत ही बेहतर वाली। इसके लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये कोड जो QR कोड स्कैन कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका पूरा सिलेबस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, और हर पार्ट पे हम 3-3 सेक्शनल टेस्ट लेने वाले हैं। जैसे कि 16 जुलाई, 23 जुलाई और 30 जुलाई का हमारा ये पूरा टेस्ट इस कंप्लीट पहले सिलेबस पे, पहला पार्ट जो है सिलेबस का उस पर आधारित होगा। ठीक है, इसके बाद जो चौथे से लेकर छठा जो टेस्ट होगा वो हमारे दूसरे पार्ट पर आधारित होगा। इसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स को हर टेस्ट में लेने की कोशिश की है, ताकि आपको रियल टाइम ये फील हो सके कि आप एग्जाम सेंटर पर ही बैठ करके इस तरह से अपना एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, RS जंक्शन कमिटेड है आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। बस आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारे सभी वीडियोस का लाभ यहाँ पर उठाते रहें। तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सभी प्रकार के लिंक जो है मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं डेली बहुत कुछ शेयर करता हूँ, वो आपके काम का हो सकता है। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।